हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सॉल्यूशन यानी बिलियन में आपका फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी आपका ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चरों में हम आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और उसके अनुप्रयोग देख चुके हैं। ठीक है, तो परासरण पढ़ने से पहले, परासरण दाब पढ़ने से पहले परासरण, विसरण, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि विसरण क्या होता है, फिर परासरण की बात करेंगे। तो विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? ठीक है, तो जब विलय एवं विलायक के कण तीव्रता से स्वतः मिश्रित होकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो इस घटना को विसरण कहा जाता है। विसरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसी आपकी जब गैसों के कण स्वतः तीव्रता से एक दूसरे में मिश्रित होकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे भी क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। विलयन के लिए भी हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परासरण की। किसकी? परासरण की। परासरण क्या होता है? जब विलयन एवं विलायक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा पृथक हो तो विलायक के कण विलायक से विलयन या निम्न सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो इस घटना को परासरण कहा जाता है। ठीक है, देखो परासरण क्या, विसरण क्या होता है? विसरण में कोई अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं बोली मैंने। आपके विलय एवं विलायक के कण स्वतः ही तीव्रता से एक दूसरे में मिश्रित होने लगते हैं। दोनों कण गति कर रहे हैं, आपके विलय के भी जा रहे हैं, विलायक के भी जा रहे हैं, और क्या बना लेते हैं? समांगी मिश्रण बना लेते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। परासरण में क्या होता है कि आपका जो विलायक है और विलयन है, या कम सांद्रण वाला विलायक या ज्यादा सांद्रण वाला विलायक, दोनों के बीच में क्या है? एक अर्धपरागामी झिल्ली उपस्थित है। अर्धपरागामी झिल्ली क्या होती है? जो एक ही प्रकार के कणों को अपने में से गुजरने देती है, उसको क्या बोलते हैं? अर्धपरागामी झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपरागामी झिल्ली है
तो विलायक के कण क्या रहे, उस अर्ध परागामी झिल्ली में से विलय के कणों को वो आर पार जाने ही नहीं देगी। तो विलायक के कण जो होते हैं वो कहां से कहां जाते हैं, विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, या फिर निम्न सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ठीक है, अब जब कोई सेल है, अपने बॉडी में बहुत सारी सेल है, अब जैसे पसीना होता है, तो पसीना क्या होता है, सेल से बाहर आता है, पसीना जो होता है वो सेल से बाहर आता है, इसको एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, यानी बाह्य परासरण बोलते हैं। तो आपके परासरण के प्रकार की बात करता हूं, तो परासरण कितने प्रकार के होते हैं, परासरण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बाह्य परासरण, ठीक है, दूसरा अंतः परासरण। ठीक है, तो बाह्य परासरण में क्या होता है, जब विलायक के कण सेल से या कोशिका से, सेल को कोशिका बोलते हैं, कोशिका से झिल्ली द्वारा बाहर चले जाते हैं, तो इस घटना को बाह्य परासरण कहा जाता है। ठीक है, अंतः परासरण क्या होता है, जब कण झिल्ली द्वारा बाहर से कोशिका के अंदर चले जाते हैं, तो इस घटना को अंतः परासरण कहा जाता है। तो इस घटना को अंतः परासरण कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, परासरण एवं विसरण में क्या अंतर होता है। परासरण और ठीक है, तो ये आप लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे विसरण, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण। तो पहला होता है विसरण में कण उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं। ठीक है, इधर क्या आएगा, इसमें विलायक के कण
निम्न सांद्रण वाले विलयन से, निम्न सांद्रण वाले विलयन से, वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले, उच्च सांद्रण वाले वाले विलयन की ओर, विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और इसमें कण कहां से कहां जा रहे हैं? उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। और इसमें विलायक के कण कहां से जा रहे हैं? निम्न सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर, या विलायक से विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है। सेकंड, इसमें विलय एवं विलायक, विलायक दोनों के कणों का स्थानांतरण होता है। इधर बात करेंगे, इसमें केवल विलायक के कण ही, विलायक के कण ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। तीसरा, इसमें अर्ध परागम्य, इसमें अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। इसमें अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक। यह घटना विलयन के साथ साथ, विलयन के साथ साथ गैसों में भी होती है, गैसों में भी होती है। ठीक है। इधर आएगा, यह घटना केवल विलयन में होती है। ठीक है। तो ये आपके अंतर हो गए किसमें? विसरण और परासरण में। ठीक है। पहला क्या होता है? विसरण में क्या होते हैं? जो कण होते हैं वो कहां से कहां जाते हैं? उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाते हैं। जबकि परासरण में कण कहां से जाते हैं? निम्न सांद्रण वाले विलयन से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। विसरण में विलय एवं विलायक दोनों के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। जबकि परासरण में क्या होता है? केवल विलायक के कण गति करते हैं। विसरण में अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण में अर्ध परागम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये क्या होता है? ये घटना विलयन में भी होती है, विसरण जो होता है वो विलयन में भी होती है और गैस में भी होती है। जबकि ये जो घटना है कौन सी? परासरण, वो केवल किसमें होती है? विलयन में होती है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? अर्ध परागम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं, या अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है? ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिख लेंगे क्या? अर्ध परागम्य झिल्ली। अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है?
ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो जो अपने में से केवल एक विशेष प्रकार के कणों को प्रवाहित होने देती है तथा दूसरे कणों को रोक देती है उसे हम अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है, तो ऐसी झिल्ली जो अपने में से एक प्रकार के कणों को तो क्या होती है, जाने देती है और दूसरे प्रकार के कणों को क्या करती है, रोक देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। तो जो अर्ध परागम्य झिल्ली होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्राकृतिक अर्ध परागम्य झिल्ली। ठीक है, जो हमको प्रकृति से मिलती है। इसमें क्या आती है, जंतु झिल्ली एवं वनस्पति झिल्ली। ठीक है, जंतु झिल्ली में आपका क्या आएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा और भी कई प्रकार की जंतु झिल्ली इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी आपकी आएगी कृत्रिम अर्ध परागम्य झिल्ली। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पार्चमेंट पेपर, ठीक है, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अगर कभी पूछी जाती है कि एक कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली का नाम लिखिए, तो आपको कौन सा लिखना है, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरिसाइनाइड नहीं, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरिसाइनाइड अर्धपरागम्य झिल्ली नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपका आते हैं आयरन सिलिकेट या सिलिकेट ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के सिलिकेट, ये भी आपके किस में आ जाते हैं, कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली के उदाहरण हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्धपरागम्य झिल्ली क्या है, तो आप बता सकते हैं ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल एक ही प्रकार के कणों को बाहर आने जाने देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली जिसमें जंतु झिल्ली आती है और वनस्पति झिल्ली आती है। ठीक है, दूसरा आता है कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली, इसमें आपकी क्या आ जाता है, पार्चमेंट पेपर आता है, सेलोफेन पेपर आ जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड आ जाता है, आयरन सिलिकेट इत्यादि कई सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे कॉमन आपको याद क्या रखना है, कॉपर फेरोसाइनाइड। अगर आपसे कोई पूछता भी है, बोर्ड में भी आपका पूछा जाता है कि एक रासायनिक अर्धपरागम्य झिल्ली का नाम लिखिए, तो कॉपर फेरोसाइनाइड आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब,
अब समझो परासरण होता क्यों विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब को मैं समझा देता हूं, आप समझ लो। परासरण दाब पहले समझ लो, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। क्या होता है, मान के चलो ये आपका एक पात्र है, यहां पर आपने क्या लगा दी, अर्ध परागामी झिल्ली लगा दी, यहां पर आपने क्या भर दिया, विलयन भर दिया। ठीक है, यहां पर आपने क्या भर दिया, विलायक भर दिया। ठीक है, अब विलयन में क्या उपस्थित है, अवाष्पशील विलय उपस्थित है, तो इसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाष्पदाब कम हो गया, ठीक है, इसका वाष्पदाब ज्यादा है, तो इस पे दाब ज्यादा लग रहा है, इस पे दाब कम लग रहा है। तो जहां पर दाब ज्यादा लगेगा उसके कण क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। तो आपके विलायक के वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाब का अंतर ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। या फिर यहां पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जिससे विलायक का विलयन की ओर प्रवाह बंद हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ये दो परिभाषा होती है किसकी, किसकी, आपके परासरण दाब की। तो परासरण दाब क्या होता है, विलायक के तथा विलयन के, विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब के अंतर को उस विलयन का परासरण दाब कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। ठीक है, या विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण विलायक के कणों का प्रवाह रुक जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परासरण दाब क्या होता है, तो विलायक के वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाब में जो अंतर होता है उसको परासरण दाब कह सकते हैं, या फिर आपका विलयन पे लगाया गया अतिरिक्त वाष्पदाब जिससे विलायक के कणों का प्रवाह रुक जाता है और परासरण नहीं होता है, उस अतिरिक्त दाब को क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परासरण दाब के लिए व्यंजक, परासरण दाब के लिए व्यंजक। ठीक है, तो किसी विलयन का परासरण दाब फर्स्ट विलय की मोल संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो पाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, एन के। दूसरा विलायक
विलायक के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो विलायक के आयतन की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये समीकरण 2। ठीक है, तीसरा आएगा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाता हूं, ऊपर वाले को हटाता हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो पाई होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, पाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, टी। ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर तो क्या हो जाएगा, पाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा n अपॉन v इंटू टी के, जहां n अपॉन v बराबर c विलयन का सांद्रण या मोलरता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका पाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, सीटी के। पाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, सीटी के। अब जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो पाई बराबर सी आर टी। सी मोलरता है, टी तापमान है, आर एक नियतांक है। ठीक है, सी आर टी। ठीक है, जहां आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसे विलयन नियतांक भी कहते हैं। विलयन नियतांक भी कहते हैं। यदि पाई एटीएम में हो और टी केल्विन में एवं सी मोल प्रति लीटर में हो, तो R बराबर 0.0821 क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये R का मान हो जाएगा, ये परासरण दाब हो जाता है। ठीक है, तो R सार्वत्रिक नियतांक हो गया, C सांद्रण, ठीक है, या मोलरता, T तापमान या निरपेक्ष तापमान बोल लो, केल्विन में तापमान, निरपेक्ष तापमान। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाता है किसके लिए, परासरण दाब के लिए सूत्र हो जाता है। किसके लिए सूत्र हो जाता है, परासरण दाब के लिए सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परासरण दाब की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग आती है वो क्या आएगी, वो आएगी आपका परासरण दाब की सहायता से, परासरण दाब की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे परासरण दाब की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, परासरण
दाब की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना अपन को करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि परासरण दाब क्या हो जाएगा, पाई बराबर CRT। ठीक है, अच्छा C बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, ये आपका C हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई बराबर WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन VML इंटू RT। तो सर ये तो ml में हो गया, ऊपर 1000 से डिवाइड है ना बेटा, लीटर में अपने आप हो जाएगा। अगर लीटर में दिया होगा तो ऊपर से 1000 हटा देना। आपको क्या निकालना, MB निकालना। तो MB बराबर WB अपॉन पाई इंटू 1000 अपॉन VML इंटू RT। ठीक है, ये हो जाएगा MB। और अगर लीटर में हो तो MB बराबर WB अपॉन RT अपॉन पाई, और V किस में, लीटर में हो जाएगा, और पाई ATM हो जाएगा। तो ये आपका आणविक द्रव्यमान की गणना हो जाती है किसकी सहायता से, परासरण दाब की सहायता से। ठीक है, अब क्या होगा, परासरण दाब को हम प्रयोग में किस तरह से माप सकते हैं। तो परासरण दाब को मापने की कई विधियां होती हैं, जिसमें सबसे सामान्य विधि और सबसे अच्छी विधि होती है वर्कले हार्टले विधि। कौन सी, वर्कले हार्टले विधि। ठीक है, जब किसी जमाने में इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता था विलयन से, तो वो वर्कले हार्टले विधि पक्की ही आती थी, वो पूरा आपको लिखने के लिए आती थी। लेकिन अब 3-3 नंबर के प्रश्न आने लगे हैं, तो इसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाने लगे, वर्कले हार्टले विधि नहीं पूछी जाती। फिर भी हम वर्कले हार्टले विधि समझ लेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन मतलब लंबा, उसमें थ्योरी लिखने की है, उसका डायग्राम भी है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या, आपका समपराश्रयी विलयन क्या होता है, अतिपराश्रयी विलयन क्या होता है, और अपपराश्रयी विलयन क्या होता है। तो परासरण अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जितना फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, इन पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज नहीं आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।